नमस्कार दोस्तों, यूं तो मैंने सरोकार के लिए सैकड़ों साक्षात्कार किए हैं, लेकिन आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करने जा रहे हैं जो समाज में राजनीतिक दलों को आईना दिखाने के लिए पार्टी लेस डेमोक्रेसी के पक्षधर हैं और जो ये मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता ही असली राजा है। जनता के नुमाइंदे अपनी मनमर्जी से शासन नहीं चला सकते। इन्हीं सब मुद्दों पर विमल सक्सेना जी से मैं रूबरू होने जा रहा हूं और उनसे देश की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक गतिविधियों पर खुलकर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वे हर सवाल का निष्पक्षता से, निर्भीकता से, ईमानदारी से, बिना किसी पक्ष को अपने पक्ष में लेते हुए जवाब देंगे। तो आइए मिलते हैं विमल सक्सेना साहब से। नमस्कार विमल जी। नमस्कार नमस्कार जी भाई साहब। विमल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि आप जो है पार्टी लेस डेमोक्रेसी चाहते हैं, इस देश में वो कैसे संभव है? पार्टी लेस डेमोक्रेसी पिछले 72 सालों से 73 सालों से चली आ रही है। मतलब कहने का मतलब है ये विचारधारा थी जो गांधी जी के दिमाग में थी, लेकिन वो इसको धरातल पर नहीं ला पाए। फिर बाद में जयप्रकाश नारायण ने इस बात को उठाया, तब भी वो इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तो नतीजा यह निकला कि जो बढ़िया विचारधारा थी वो दब कर रह गई और जो दूसरी विचारधाराएं थी पार्टियां और दल बनाने की, वो शुरू हो गई। क्योंकि संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना चाहिए। वहां लिखा है कि आप संस्था बना सकते हैं, आप कोई संगठन बना सकते हैं। तो उन पार्टियों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ला करके कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का गठन किया और ये पार्टियां अस्तित्व में आई। गांधी जी इतने बड़े जो है समाज सुधारक और नेता थे, देश के राष्ट्रपिता माने जाते हैं। जयप्रकाश नारायण जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया और इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करके जनता पार्टी की सरकार बनाई। ये दोनों नेता इतने महान होने के बावजूद धरातल पर पार्टी लेस डेमोक्रेसी की स्थापना नहीं कर पाए और पार्टियों का गठन होता गया और आज वर्तमान समय में भी राजनीतिक दल ही सत्तासीन है। तो क्या ये दोनों महापुरुष नाकाम साबित हुए हैं अब तक? हाँ, नहीं, इसे नाकामी नहीं कह सकते, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि देश में राजनीतिक पार्टियों का अस्तित्व बन चुका है ना, और उन्हें ये लगा कि देश अब वो जो आजादी के लिए लोगों ने योगदान दिया था, है ना, धीरे धीरे ये राजनीतिक पार्टियां उन्हें भुलाती जा रही हैं। तो जनता भी उस चीज को भूलती जा रही है कि किस तरह से क्रांतिकारियों ने अपना योगदान दिया। तो संवैधानिक रूप से जब चुनाव आयोग का गठन हुआ तो लोगों ने समझा कि हमें इसी लहर में अब चलना है। अभी देश में कितने राजनीतिक दल हैं? अभी लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में इनकी संख्या है। एग्जैक्ट संख्या तो मुझे नहीं पता है, लेकिन पिछले कोरोना काल में भी काफी पार्टियों ने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था और धीरे धीरे हो रही है। एक सवाल, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण जैसे सरीके नेताओं ने ये आभास कर लिया था कि पार्टी लेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, बावजूद इसके आज 3,000 का आंकड़ा पहुंच गया है रजिस्ट्रेशन की हुई पार्टियों का। और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीटीपी, टीपीपी, न जाने कितनी पार्टियां रजिस्टर्ड हो गई। तब तक आपका ये संगठन क्या कर रहा था? बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारा तब ये सोच नहीं थी। हमें लगता था कि देश में कांग्रेस ने बहुत कुछ योगदान दिया है देश को आजाद कराने में। कुछ पार्टियां उस टाइम थी, रिपब्लिकन पार्टी थी, सोशलिस्ट पार्टियां थी, तो उन लोगों का भी योगदान रहा है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जब तक देश की जनता पे इस बात की छाप रही, इस बात का असर रहा
कि इन लोगों ने देश को आजाद कराया है, तब तक वो इनकी बातें मानती रही, इनकी बातें सुनती रही और चुनाव होते रहे। लेकिन धीरे धीरे जनता का भ्रम टूटा और जनता को लगने लगा कि इन पार्टियों में भ्रष्टाचार होना शुरू हो गया है, इन राजनीतिक दलों में परिवारवाद, वंशवाद और ना जाने किस किस तरह की हायरार्की, पद की हायरार्की, मोनोपोली, कोर टीम का बना लेना और उसी की चलना, जनता की सुनना नहीं, ये सब चीजें जब सामने आने लगी तो एक बड़े रूप में विरोध होना शुरू हो गया। जनता को समझ में आने लगा कि जिनको हमने चुनना था, है ना, अब वो हम नहीं चुन पा रहे हैं। संविधान ने हमें अधिकार दिया था उम्मीदवार चुनने का। हुआ ये कि इन राजनीतिक पार्टियों के अस्तित्व में आते ही ये अलग अलग तरह से अस्तित्व में आई। कुछ राज्य स्तर की पार्टियां बनी, कुछ क्षेत्रीय बन गई और कुछ राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां बन गई। मगर सबकी विचारधारा थी कि हम देश को बदलेंगे, देश में अच्छा करेंगे। मगर जब अच्छा करने चलते हैं तो बीच में भ्रष्टाचार आ गया, क्योंकि जो पैसे का तरीका था वो पार्टी फंड के नाम से इकट्ठा होना शुरू हुआ और लोगों को ने इन राजनीतिक पार्टियों ने उम्मीदवार खड़े करने शुरू करे और उन्हें पार्टी फंड के नाम से इन लोगों ने उनसे पैसा लेना शुरू किया। आपका तो आदर्श कौन है? 2 मिनट मेरी बात पूरी कर लूं मैं जी। तो अगर उन्होंने ऐसा किया कि जब ये पार्टी फंड के नाम से चंदा लोगों से लेना शुरू किया, पैसा लेना शुरू किया, तो बड़ा क्लियर था कि लोगों पे पैसा नहीं था, आम नागरिक उसमें शामिल नहीं हो सका। तो इन्होंने क्या करा कि जो मतलब चुनाव उम्मीदवारों का चयन जनता ने करना था, इन्होंने वो उम्मीदवार सेलेक्ट करने शुरू कर दिए। अर्थात राजनीतिक पार्टियों ने सिलेक्शन करना शुरू कर दिया और जो उम्मीदवार सेलेक्ट किए अपनी मनमर्जी से, अपने तौर तरीकों से, उसको इलेक्शन करने के लिए, उनका इलेक्शन करने के लिए जनता के बीच में सौंप दिया। तो जनता बार बार वही होता है कि सिलेक्शन वो इलेक्शन हमें करना पड़ता है, हमें उन्हीं लोगों में से उम्मीदवार चुनने पड़ते हैं जो वो लोग देते हैं। तो जनता बार बार हर बार ये सोचती है कि अबकी से कुछ नया होगा, मगर वो ठगी सी रह जाती है, क्योंकि वो आदमी जो एक्चुअल जनसेवक होना चाहिए वो उसे मिलता नहीं। आप अपना आदर्श किसको मानते हैं और आपको प्रेरणा कहाँ से मिली पार्टी लेस डेमोक्रेसी अभियान चलाने की? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक्चुअली राजनीतिज्ञ नहीं हूँ और ना ही मैं था। मैं एक सरकारी कर्मचारी था। जब दिल्ली में अन्ना आंदोलन हुआ तब मेरी भावना लगा मुझे और उस भावना ने कहा कि अब देश बदलने वाला है, अच्छे लोग राजनीति में चले हैं। एक सामाजिक क्रांति हुई पहले और वो धीरे धीरे आम आदमी पार्टी बनते ही राजनीतिक क्रांति में बदल गई। अन्ना तो हमें हजारे को आप कैसा मानते हैं? अन्ना हजारे के आदर्श को मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं व्यक्ति पूजक नहीं हूँ, मैं आदर्श विचारधाराओं का पूजक हूँ। तो जो उन्होंने हमें विचारधारा दी, शुद्ध आचार, शुद्ध विचार, त्याग, निष्कलंक जीवन, अपमान सहने की शक्ति, उसने हमें एक नया जोश और जज्बा भर दिया कि इन आदर्शों के आधार पर देश में काफी कुछ किया जा सकता है और वो होना चाहिए। परंतु जैसे ही वो आंदोलन, सामाजिक आंदोलन राजनीतिक बना और आम आदमी पार्टी उससे उत्पन्न हुई, तो पता चला कि ये कुछ करने वाले हैं, मगर जितने वायदे जनता से किए गए, बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, रिक्शे वाले को टिकट दूंगा, ना जाने तरह तरह से वायदे जो किए गए, तो जनता एक बार फिर से ठगी सी रह गई। और हम इस बात पे सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ, हम राजनीति के ना होते हुए आम जनता इसमें शामिल हुई, और जब शामिल हुई तो ऐसा क्यों नहीं कर पाए हम कि इनको हम बांध क्यों नहीं पाए। तब ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में कौंधा और हम राजनीति में पार्टी लेस डेमोक्रेसी लेकर आए कि अब जो भी उम्मीदवार होगा हम उसे शर्तों के साथ बांधेंगे, जनता उसे अपना शर्तों के साथ बांधेगी, तब उसे अपना वोट देगी। एक नारा सामने आया कि हमें शपथ पत्र दो, हमारा वोट लो। ये हमने एक नारा देंगे हम जनता को, जो उसके लिए एक तरह का टूल का काम करेगा कि इनके नट बोल्ट कसने के लिए
वो नारा काम करेगा। अन्ना हजारे बहुत ईमानदार, शांति प्रिय, संस्कारवान, आदर्शवादी व्यक्ति हैं। आपके हिसाब से अन्ना हजारे की पीठ पे चढ़ के अरविंद केजरीवाल जैसा नकारा, निकम्मा, नालायक, भ्रष्ट व्यक्ति दिल्ली का 3 बार मुख्यमंत्री बन गया, अन्ना हजारे ने अरविंद केजरीवाल का विरोध क्यों नहीं किया? एक्चुअली मैं हर एक की अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपनी अपनी सोच होती है। ये लड़ाई व्यक्ति से व्यक्ति की नहीं है, ये लड़ाई विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधारा में जो भ्रष्ट आदमी जो है अन्ना के संस्कारों पे भारी पड़ गया क्या? नहीं, भारी नहीं पड़ा। एक्चुअली अन्ना ने जो संस्कार दिए थे उससे ये पार्टी निकल के आई, लेकिन दिक्कत ये आई कि वो हम बांध नहीं पाया वो आंदोलन ऐसे लोगों को जिन्होंने कहा था कि किसकी है, अन्ना की कि केजरीवाल की? नहीं, जनता की जागरूकता की कमी है। अच्छा, मतलब जनता जागरूक कम है, अन्ना हजारे जो है सही है और केजरीवाल सही है? नहीं, मैं विरोध नहीं करना चाहता किसी का व्यक्तिगत। मेरा व्यक्ति अगर नालायकी कर रहा है, व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, व्यक्ति अगर कलंकित काम कर रहा है, तो क्या आप जो है डर के क्यों काम कर रहे हो? आप लोकतंत्र के लिए, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हो। अगर अन्ना हजारे फ्रॉड है तो उसको कहने में क्या प्रॉब्लम है? केजरीवाल भ्रष्ट है तो उसको कहने में क्या प्रॉब्लम है? बिल्कुल आपने सही कहा कि मेरा ये मानना है कि अगर व्यवस्था खराब है तो उसमें कोई भी व्यक्ति जाएगा तो वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी? अगर आप व्यवस्था चलो इस पे आ जाओ, व्यवस्था कैसे सुधरेगी विमल जी? व्यवस्था सुधारने का ही हम काम कर रहे हैं कि जिस टाइम जनता वोट देती है वो बदले में उम्मीदवार से कुछ मांगती नहीं है, वो उससे झूठे वायदे करता है, कहीं कोई लिखित में वायदे नहीं करता। कितनी बार जो चुनाव लड़े आपका संगठन? मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ बनाए हुए, करीब 1.5 साल का टाइम हुआ है। नगर निगम दिल्ली में आप चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे नहीं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है? हाँ। चुनाव लड़ना उद्देश्य नहीं है। हाँ। सिस्टम में अच्छे लोग जा पाए। हाँ। और उनको हम बांध के रखें कि वो भ्रष्टाचार कर ही ना पाए। अच्छे की क्या परिभाषा है? अच्छे के कोई नहीं कंडीशन है। हम कोई ऐसा होगा, क्योंकि दोबारा भी ये हो सकता है कि सच्चे और अच्छे का मुखौटा पहन के कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आ सकता है जी। तो वो सच्चा अच्छा बना ही भी रहे सिस्टम में जाकर के। उसी के लिए हमने शपथ पत्र की शर्तें रखी हैं। अच्छा, शपथ पत्र लोग सुन लीजिए विमल जी। हाँ। शपथ पत्र लोग जो है कोर्ट में झूठे दारे दे देते हैं। शपथ पत्र दे के आपको अगर कोई आदमी कहता है कि मैं ऐसा करूंगा निगम पार्षद बन के या विधायक बन के या MP बन के, उसकी वैधानिकता क्या है? पहली बात यह, वैधानिकता से पहले मैं बात करना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि राजनीतिक पार्टियां हमें शपथ पत्र लिखकर नहीं देंगी, क्योंकि जितने वो वायदे करती हैं वो ज्यादातर झूठे साबित होते हैं। चुनाव जीतने के बाद जो भी पार्टी चुनाव जीत जाती है वो अपने वायदे पूरे कर ही नहीं पाती, क्योंकि सिर्फ उसे एक झूठे वायदे करके ठगी करनी होती है जनता के साथ वोट लेने की। तो शपथ पत्र लेने का मतलब है कि ये राजनीतिक पार्टियां हमें वो शपथ पत्र देंगी ही नहीं, क्योंकि उसकी शर्तें इस तरह की हैं, उससे वो राजनीतिक पार्टियां बंद जाएंगी। तो आप कैसे जनता को मोटिवेट करोगे? कैसे अच्छे लोग चुन के आएंगे और किस तरह से आप चुनाव लड़वाओगे अपने संस्थान को? हम चाहते हैं कि जनता में, आपने देखा भी कोरोना हुआ पीछे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी थी, NGO थे जो जनता की सेवा कर रहे थे। लोगों के घर ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचा रहे थे, दवाइयां पहुंचा रहे थे, लोगों को, मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचा रहे थे, अर्थात उन्होंने अपने शरीर तक की अपनी परवाह नहीं करी। यानी वो इतना समर्पण उनमें था कि भाई हम बीमार पड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमें लोगों को सहायता करनी है। तो जिस आदमी के पास मतलब बिना पद होते हुए, कोई पार्टी का पद नहीं, कोई किसी तरह का कोई पद नहीं है ना, और वो आदमी जनसेवा कर रहा है, तो ऐसे जनसेवक को जब हम अधिकार देंगे तो नेचुरल अधिकार देकर के उसे बांधेंगे भी शपथ पत्र से, तो वो आदमी ऊपर जाकर के भ्रष्टाचार कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके मन में जनसेवा करने का मादा है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो। आप ये बताओ विमल जी, आपने कोरोना काल में और जब से ये आपने कार्यक्रम अपना अभियान शुरू किया है, दिल्ली में कितने ऐसे NGO या ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया है जो वास्तव में जनता के प्रति जज्बा रखते हैं, ईमानदारी से सेवा करते हैं और करीबी है, और उनको जो है कितने लोगों को आपने चिन्हित कर लिया? कुछ संख्या बताएंगे? जी, एक्चुअली हमने चिन्हित नहीं किया है अभी, लेकिन हमारी नजरों में है, एरिया वाइज हमारी नजरों में। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो एरिया वाइज जो लोग चुनाव लड़ेंगे
है ना, उनसे अपनी शर्तों को देने के लिए कहेंगे कि भाई आप हम आपसे जन समर्थन आपके लिए करेंगे, आपके लिए संसाधन जुटाएंगे, खाली पैसा ही नहीं, तरह आपका तरह से। शपथ पत्र का मूल मंत्र क्या है, 3-4 लाइनों में बताएं। हाँ, शपथ पत्र ये है कि कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा। अगर वो अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित करता है भ्रष्टाचार के द्वारा, तो उस संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए और उस आय को, जो उसने आय से अधिक कमाया है, उसको अपराधी घोषित किया जाए ठीक। और दूसरा, उसको उसकी सजा दी जाए। तीसरा, दूसरा ये है कि वो जीतने के बाद कभी दल बदल नहीं करेगा, क्योंकि ठीक। हमारा मानना है कि अगर वो भाजपा का आदमी है और वो भाजपा के या किसी भी एक पार्टी का वो उम्मीदवार है, तो उसको जनता ने जिताया है, इसका मतलब बाकी पार्टियों को उन्होंने जनता ने हराया है। लेकिन मौका पड़ते ही वो आदमी क्या करता है, जैसे उसे पता चलता है कि मेजोरिटी एक पार्टी की नहीं आई है, हमारी पार्टी की आ गई है, दूसरी पार्टी की आ गई है, हमारी नहीं आई है, तो वो क्या करता है कि ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से सीटों का, तो दूसरी पार्टी उसे खरीदती है, उसे कहती है आप हमारे आ जाओ, हम आपको मंत्री पद देंगे, हम आपको इतना पैसा देंगे। तो वो उसके लोभ लालच में पता चलता है कि वो उस पार्टी को ज्वाइन कर गया और उसकी सरकार बनवा दी। उन्होंने कहा भाई साहब मैं भी आऊंगा और मैं कुछ लोगों को भी ले आऊंगा, तो आपकी संख्या पूरी हो जाएगी और आप मेजोरिटी में आ जाएंगे, बहुमत होते ही आप सरकार बना लेंगे। तो मेरा ये मानना ये है कि फिर चुनाव करने का फायदा ही क्या हुआ, जो हमें संविधान ने चुनाव करने का अधिकार दिया है आप एकदम सही उम्मीदवार कह का। रहे हैं, आप एकदम सही कह रहे हैं। अब हाँ। और आगे का पॉइंट। तो अगला पॉइंट ये है कि एक तो मतलब जो है, अगर वो फिर हम राइट टू रिकॉल भी लाए, अगर इतना सब करने के बाद भी वो गलत करता है तो हम उसे वापस बुला लें, ठीक है। तो इस तरह के हमने करीब 4-5 शर्तें रखी हैं। मैं पूरी शर्तें तो मतलब एकदम एलोबरेट नहीं कर सकता यहाँ पर, तो आपको ब्रीफ में मैंने बताया है कि झूठे वायदे करना, यानी जो चुनाव घोषणा पत्र में कोई पार्टी, क्योंकि अगर वो राजनीतिक दल का आदमी है तो राजनीतिक पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र होता है, अगर वो निर्दलीय है तो उसका अपना चुनाव घोषणा पत्र होता है। तो अगर वो चुनाव घोषणा पत्र में वायदे करती है पार्टी और जीतने के बाद 5 साल तक वो वायदे पूरे नहीं होते, तो ऐसे आदमी को अपराधी घोषित किया जाए, उस पार्टी की मान्यता रद्द कर दी जाए। एकदम सही। विमल जी, एक सवाल। हाँ। अगर कोई राजनीतिक दल ऐसा हो जो ये कहे कि विमल सक्सेना साहब और उनकी टीम जो आदर्श लेके चल रही है राजनीति के, जो बिंदु उन्होंने उठाए हैं, उन बिंदुओं को अक्षरशः शब्द बाई शब्द, वर्ड बाई वर्ड स्वीकार करते हैं और आप लोग ही जो है कैंडिडेट चुनो और लड़वाओ, तो क्या आप उस पार्टी का सहयोग करोगे? हमारा क्या है, हमारा सोचना दूसरा है। हमारा सोचना ये है, ये पार्टियां क्यों चयन करें, ये मेरा संगठन भी चयन ना करे उम्मीदवारों का। चयन का अधिकार भारतीय संविधान ने जनता को दिया है, उम्मीदवार का चयन जनता ने करना है। तो आप गोल गोल घूम रहे हो। आप हम समाधान की दिशा में जाने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि जो है फिर इस तरह से तो आप जो है सब में जागरूकता पैदा करते रहो और जनता जो है चाहे बीजेपी को दे, चाहे आम आदमी को दे, चाहे कांग्रेस को दे, चाहे चोर को दे, उचक्के को दे, सांप्रदायिक को दे, अच्छे को दे, बुरे को दे, इतना ज्ञान तो सबको है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे कृपया करके। अगर कोई आदमी सारी शर्तें आपकी मानता है और वो कहता है कि मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, कोर्ट में दे रहा हूँ, सारी चीजें आपके हिसाब से चलेंगी, तो क्या उस उच्च सोच वाले व्यक्ति का आप समर्थन करोगे? बिल्कुल, बिल्कुल करेंगे। हम राजनीतिक प्रदूषण को समाप्त करना चाहते हैं, हम कोई अपनी मोनोपोली नहीं लाना चाहते। अगर एक आदमी राजनीतिक मापदंडों पे खरा उतर रहा है, जनता के मापदंडों पे खरा उतर रहा है, तो फिर उसे जिताकर भेजने में और उसका समर्थन करने में हमें क्या दिक्कत है, हमको पार्टी तो है नहीं। आखिरी सवाल, आप बीजेपी ने जो है 10 कैंडिडेट आपके हिसाब से खड़े किए, आम आदमी ने 20 कैंडिडेट आपके हिसाब से खड़े किए, कांग्रेस ने 25 आदमी आपके हिसाब से खड़े किए, नई पार्टी कहती है कि 272 के 72 आप लेके आ जाओ, आप किसका साथ दोगे? 272 हम लेके आ जाए? हाँ, मतलब आपके चुने हुए लोगों, एनजीओ, शरीफ लोगों, ईमानदार लोगों, सक्षम लोगों, राष्ट्रभक्त लोगों पे मोहर वो लगा दे और कहते कि आप ही जो है लड़वाओ और अभियान चलाओ, तो आप विचार करोगे इस पे? तो कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो, मैंने बार बार आपसे कहा कि निर्दलीय चुनाव क्यों हारता है,
निर्दलीय चुनाव इसलिए हारता है, जनता ये सोचती है कि अगर हमने इसको वोट दे दिया, ये ईमानदार भी है, सच्चा भी है और योग्य भी है, सुयोग्य उम्मीदवार है, मगर आपकी हमने नजर इसको में अपना, सुनिए मेरी बात। नहीं, सुन लिया, वो समझ हाँ। गए हम। आपकी नजर में दिल्ली में काम कर रही राजनीतिक पार्टी में कौन आपकी नजर में सबसे ज्यादा योग्य और ईमानदार है? नहीं, हमारे मापदंडों पे जब तक वो खरा नहीं उतरेगा, क्योंकि जब वो जन समस्याओं को दूर ही नहीं कर पा रहा, जनता वैसी की वैसी रह जाती है, ठगी सी रह गई है कि बार बार लोग बदले जा रहे हैं, पार्टियां बदली जा रही हैं, मगर वो उन मापदंडों पे नहीं उतरती, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनाव जीतता है वो पार्टी में उसकी चलती ही नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह से टिकट लेके आया है उसी तरह से वो अपना कमाने के लिए आया है, ना कि जनसेवा करने के लिए। केजरीवाल इसीलिए कैसा मुख्यमंत्री है? केजरीवाल कैसा मुख्यमंत्री है? हमारे मापदंडों पे खरे नहीं उतरे केजरीवाल, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे जनता से, मैंने उनसे सामने रूबरू होकर के ये बात कही कि आपने हमें ठगा है, आपने वायदों पे अपने खरे नहीं तो इसका उतरे। मतलब केजरीवाल ठग है, बेईमान है, चोर है, निकम्मा है, नकारा है? नहीं, मैं किसी का व्यक्तिगत विरोध नहीं करता हूँ और ना मैं उसकी चरित्र पे लांछन लगाना चाहता हूँ। चरित्रवान है? हम चरित्रवान राजनीति है? को, हाँ, नाम है, हाँ, बोलो, चरित्रवान है? मुझे उसका बारीकी से अंतरात्मा का तो मुझे पता नहीं, वो नहीं, उसका चरित्रवान है कि प्रकट नहीं क्या है। लग रहा है? प्रकटता जो है वो क्या लग रहा है? चरित्रवान है कि प्रकटता बेईमान है? मैंने आपसे कह दिया कि जो वो जनता के मापदंड थे उन पे वो खरे नहीं जो उतरे। व्यक्ति जनता उन्होंने के जनता मापदंड से पे जो ना उतरे वायदे वो किए, सही माना जाएगा कि बेईमान माना जाएगा? जनता के मापदंड पे नहीं उतरे तो जनता उसको त्याग देगी। तो आप क्यों अभी कतराते हो अभी चोर को अभी चोर कहने में? यही तो अभी प्रॉब्लम है। आप नहीं चोर नहीं को नहीं, चोर कहने में कतराते क्यों हो? चोर को अगर मैंने चोर कह दिया तो मैं सहा नहीं कहलाऊंगा। मुझे सहा बन के दिखाना है, मुझे अपनी लाइन को बड़ा करना है, मुझे जनता को इस बात के लिए तैयार करना अच्छा, है बड़ी कि लाइन वो कैसे आगे से करेंगे? ऐसे लोगों को ना भेजे। बड़ी लाइन कैसे करेंगे? बड़ी लाइन ऐसे ही होगी कि जनता को इसके लिए तैयार करेंगे कि अपने में से जनसेवक चुनो। अब राजनेता नहीं, राष्ट्र मतलब जो है राष्ट्रभक्त लोग आएंगे, राजनीति नहीं राष्ट्रभक्ति राष्ट्रभक्ति की होगी। परिभाषा और बताइए। जनता दबी कुचली पीढ़ी शोषित नहीं। अब जनता को राजा जैसा एहसास होनी चाहिए, जीतने वाले को हर हालत में उसकी समस्याओं का निदान करना ही होगा। एकदम सही। राष्ट्रभक्ति की भाषा क्या है? राष्ट्रभक्ति की परिभाषा क्या है? राष्ट्रभक्ति की परिभाषा ये है कि जब जनता की जन समस्याएं ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, इसका मतलब वो उम्मीदवार राष्ट्रभक्ति कर रहा है। तो अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें राष्ट्रभक्ति कर रही हैं कि नहीं? कुछ परसेंटेज में कर रही है, मगर मेजोरिटी में अभी नहीं हो रही। तो इसका मतलब ज्यादातर लोग जो है देशद्रोही हैं इस वक्त। नहीं, हम उन्हें अगर कोई राष्ट्रभक्त नहीं है तो वो देशद्रोही नहीं हो सकता। अच्छा। राष्ट्रभक्त, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ तो इसका मतलब मैं उसका द्रोही नहीं हूँ। आप किस नेता को अच्छा मानते हैं, मोदी को कि राहुल गांधी को कि केजरीवाल को कि योगी को? हाँ, अच्छा और सच्चे की मेरी जो मापदंड है वो अलग है। मैं चाहता हूँ अच्छा सच्चा जिस तरीके से ये लोग बन के गए हैं वो तरीका ही बदला जाए, वो व्यवस्था ही बदली जाए, जिसमें ऐसे लोग जा ही ना पाए जो कहे कुछ और करे कुछ। अच्छा, देश की जनता के लिए आखिरी संदेश दे दे विमल जी, विस्तार से। मैं एकदम चुप रहूंगा, जो जी चाहे बोलिए। भारत की जनता के लिए विमल सक्सेना का संदेश। मेरा संदेश ये है कि जिस राष्ट्र को आजाद हुए 72-73 वर्ष हो चुके हैं, जिस राज्य को भगवान ने, ईश्वर ने प्राकृतिक संसाधनों के भरपूर बहुतायत में दिए हैं, और फिर भी वो राष्ट्र विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में अगर नहीं आ पा रहा, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की सोच, हमें 180 डिग्री का बदलाव लाना ही होगा। बिल्कुल विपरीत अगर आप राजनेता की तरफ या राजनीतिक पार्टियों की तरफ देखेंगे तो आपकी जनता की तरफ से पीठ हो जाएगी और आप जनता का भला नहीं कर पाएंगे। इसलिए हर हालत में आप जनता के दुख दर्द को समझिए, उनकी समस्याओं को समझिए, उनका निदान करिए। निश्चय ही फिर ये राष्ट्रभक्ति की परिभाषा होगी, अर्थात राजनीति की परिभाषा बदलकर राष्ट्रभक्ति की परिभाषा में आ जाएगी और लोगों का भला हो जाएगा। पता है तो मेरा ये कहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता मस्त होनी चाहिए और राजनेता त्रस्त होने चाहिए, जो आज नहीं है।